नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपके साथ हूं शंभुदयाल शर्मा। आज 7 जनवरी 2025 को आलू की कुछ विशेष चर्चा लेकर आज हम चर्चा करेंगे 2025 तीर्थराज प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर। साथ ही मकर संक्रांति के बाद आलू के भावों की स्थिति पर, साथ ही मकर संक्रांति के बाद आने वाले सालग सीजन की वजह से आलू के भावों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12 वर्ष बाद तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 40 करोड़ से अधिक लोगों के जुटने का आंकड़ा प्रदर्शित किया जा रहा है। 40 करोड़ लोग बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। कल मैं एक मीडिया हाउस की तरफ से एक रिपोर्ट देख रहा था, तो ये बताया जा रहा था कि देश के 40 संसार के 40 देशों की जनसंख्या के बराबर लोग, यानी 40 करोड़ से अधिक लोग तीर्थराज प्रयागराज में 45 दिन के दौरान जुटने वाले हैं। और यही नहीं, लगभग ये तो 40 करोड़ से अधिक लोगों की बात हो रही है। ये 50 करोड़ भी हो सकते हैं, 60 करोड़ भी हो सकते हैं, 100 करोड़ भी हो सकते हैं। श्रद्धा है, लेकिन 2025 में जो लोगों की श्रद्धा देखी जा रही है वो एक अभूतपूर्व अंदाज में देखी जा रही है, बहुत बड़े स्तर पर देखी जा रही है। तो ये जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 तीर्थराज प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में जो लोगों का जुटना 40 करोड़ से ऊपर हो सकता है, वहीं अयोध्या में लगभग 20-25 करोड़ लोग उन्हीं 45 दिन के दौरान जुट सकते हैं, ये भी एक आंकड़ा है। और जब ये दो जगहों पर लगभग 60-70 करोड़ लोग जो जुटेंगे, तो इनके लिए भोजन की व्यवस्था तो होगी, जाहिर सी बात है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, उन पर भी अगर गौर करते हैं, तो एक बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये मेले का आयोजन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ही श्री राम मंदिर है अयोध्या में, तो उत्तर प्रदेश में ही ये सारी खपत हो रही है। और तमाम सारे राज्यों से ये बताया जा रहा है कि लगभग 3000 ट्रेनें प्रतिदिन दूसरे राज्यों से, दूसरे राज्यों की राजधानियों से, दूसरे राज्यों के शहरों से चलकर अयोध्या और तीर्थराज प्रयागराज क्षेत्र के लिए आएंगी। इनका संचालन होगा तो उनमें लोग आएंगे। जब दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे प्रदेशों से लोग बाग यहाँ आएंगे और एक बड़ी क्वांटिटी में यहाँ लोगों की गैदरिंग इकट्ठी होगी, और उसमें एक बड़ी क्वांटिटी में खाने पीने के रूप में आलू का प्रयोग किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा आलू खपत के रूप में प्रयोग होगा, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव 15 जनवरी से और 25 फरवरी तक जो कच्चे आलू का भाव अपना एक रौद्र रूप लेगा, उसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। जिसमें सोने पर सुहागा एक विषय और मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी से ही कुंभ का संचालन शुरू होगा, आयोजन शुरू होगा, और 15 जनवरी के बाद ही हमारे तमाम सारे क्षेत्रों में शादी सालग का जो मौसम शुरू होगा, वो भी 15 जनवरी के बाद ही शुरू होगा। तो दो तरफ से एक, और उधर पुराना आलू जितना भी है वो लगभग शून्य हो जाएगा, या 1-2% कहीं रहेगा। तो जो साउथ में कहीं बिल्कुल ये अभी नया आलू नहीं पहुंचेगा, या कोई विशेष आयोजनों में यहाँ पुराने आलू की ही जरूरत पड़ती है, तो वो उन कामों में यूज होगा। लेकिन 98% आलू का यूज नए का शुरू हो जाएगा। और ये जो बड़े आयोजन होंगे, जो करोड़ों की संख्या में लोगों को प्रभावित करेंगे, और उसमें इस आलू की जो खपत बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है, अभी जो भाव आप देख रहे हैं 700, 800 या 900 रुपए कहीं कहीं मंडियों के हिसाब से, जो अलग अलग क्षेत्रों की मंडी है, लेकिन कम से कम आप सफेद आलू का भाव 600 से लेकर और 800 रुपए तक उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश के बाहर की जो मंडियां हैं, जयपुर की या दूसरे अन्य राज्यों की, तो वहां भी आप देख रहे हैं लगभग 900 रुपए या ये कट्टे का भाव है। और अगर कुंटल की बात करें तो लगभग 1700-1800 रुपए का भाव मिल रहा है। इस भाव में मेरा जो अंदाजा है 15 जनवरी के बाद और 20 जनवरी 25 जनवरी के मध्य लगभग 200, 300, 400 रुपए पैकेट का इजाफा हो सकता है साथियों। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध है, आप अपनी फसल को आपने पैदा किया है, इतनी बड़ी इसमें लागत लगाई है, इतने सारे आपने सपने सजोए हैं, इतनी सारी आपने इसके लिए मेहनत की है। और देखिए साथियों, अब एग्रीकल्चर खेती नहीं रही, ये तो पूरा का पूरा बिजनेस है साथियों। जिस प्रकार से किसी बिजनेसकर्ता को या किसी व्यापारी को अपनी फसल में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए या 2, 5, 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और वो उसमें 2, 4, 5% में बेनिफिट चाहता है, अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में 2, 4, 5, 10%, 20% जोड़ के अगर बेनिफिट चाहता है, उसी प्रकार किसान को भी अब अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट लगाकर उस पर 5, 10, 20% इनकम की जरूरत है साथियों। वो जमाना अलग था जब किसान खेती अपने पेट पालन के लिए करता था, अपने बच्चों के पालन के लिए करता था। उसे बाहर की तंत्र से कोई लेना देना नहीं था, उसे बाहर के
इनकम ऑफ स्रोत जो है उनसे कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने आप तक सीमित था। उसको अगर अपनी खेती में बेनिफिट हो या ना हो, उसका चलन साल भर का चल जाता था, उसको अपना साल भर का खाना मिल जाता था। कपड़े पहनने की या बड़ी शादी करने की या बच्चों को बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की उस समय उनको जरूरत नहीं थी। लेकिन आज का जो समय है, आज का जो तंत्र है, जो 21वीं सदी है, अब किसान को भी जरूरत है अपने आप को मार्केट के अनुसार, अपने आप को ट्रेंड के अनुसार, अपने आप को दूसरे लोगों के जो सुविधाजनक जीवन जीते हैं उनके अनुसार अपने आप को भी उनके बराबर में खड़ा करने की किसान भी जरूरत महसूस करता है। उसको भी जरूरत है। देश जब 2047 में विकसित राष्ट्र बनने के लिए जा रहा है तो किसान भी चाहता है कि वो भी इसमें अपना योगदान दे। किसान को भी इसमें अपना एक बहुत बड़ा शेयर करने की जरूरत है। किसान भी इस चीज को पूरे रूप से महसूस करता है कि वो पीछे नहीं रह जाए। अगर 2047 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, तो उसमें हमारे जो एग्रीकल्चर से संबंधित किसान भाई हैं, जो हमारे देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा शेयर रखते हैं, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है, अगर खेती में प्रयोग होने वाले सभी तंत्र, जो साधन संसाधन हैं, उनके व्यवसाय और खेती से पैदा होने वाली प्रत्येक वस्तु से जुड़े व्यवसाय को जोड़ दिया जाए, तो देश में अगर सभी को कैलकुलेट कर दिया जाए, अभी तो इनको अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग रूप में जोड़ा जाता है, अलग अलग काउंट करके दर्शाया जाता है, तो खेती के रेशियो को बहुत कम दिखाया जाता है। लेकिन मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर सभी को खेती से संबंधित सभी प्रकार के व्यवसायों को, चाहे वो उस पर आधारित हो या उससे उत्पन्न हो, जोड़ दिया जाए, तो इसका आंकड़ा 50% से ऊपर हो जाएगा साथियों। तो ये बात गलत नहीं होगी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था देश की, भारत की, और कृषि आधारित जनसंख्या, ये दोनों ही बातें अपने आप में सत्य हैं साथियों। तो जब हमारा देश 2047 में 2047 में विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, तो किसान को भी विकसित बनने की जरूरत है। और वो विकसित तभी बनेगा जब किसान को, किसान के प्रोडक्शन पर, किसान के द्वारा पैदा किए गए प्रोडक्ट पर उचित मूल्य मिलेगा, उचित पैदावार मिलेगी, उसके सपने तभी पूरे होंगे। तो साथियों, मेरा आपसे एक और ये कहना था, हम सभी यूट्यूबर भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि पहले, आज से 2-4-10 साल पहले, किसान अपने उत्पाद या अपने प्रोडक्शन या अपनी खेती पर जो तमाम प्रकार की चीजें पैदा करता था और उनका मार्केट में उस प्रकार का भाव मूल्य नहीं मिलता था, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि किसान के व्यवस्थाओं को, उनकी स्थितियों को, उनकी परिस्थितियों को नेशनल इंटरनेशनल मंचों पर उठाया नहीं जाता था और उनकी उन व्यवस्थाओं को एक मैनेजिंग रूप से स्थान नहीं दिया गया था। तो सभी क्षेत्रों के किसान अपने अपने में अलग अलग, और वो वहीं उनके जो क्षेत्र के जो दलाल टाइप के लोग होते थे, वहाँ के जो मीडिएटर तंत्र होते थे, उनके चंगुल में फंस जाते थे। लेकिन 2-3 सालों से, 4 सालों से जब ये यूट्यूबर भाइयों का एक पूरा गैदरिंग निकल के बाहर आई है और उन्होंने जब इन बातों को मार्केट में या लोगों के बीच में लेके आए हैं, लोगों को देश की 150 करोड़ जनसंख्या के बीच में लेके आए हैं, तो लोगों का एक सोच भी बदली है कि हाँ भाई, किसान भी एक इतनी सारी मेहनत करता है, इतना सारा इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट करता है, और किसान को अगर उसके प्रोडक्ट पर 2 रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो फिर ये देश का अर्थव्यवस्था आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। और तमाम सारी चीजों में आप देख रहे हैं किसान को डिमोलाइज किया जा रहा है। इसी का कारण है कि किसान के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में तमाम सारी प्रकार की जो गंदी गंदी जो मिक्सिंग होती है, जो उसमें लोग बाग अपना अभी भी फायदा उठा रहे हैं। इन चीजों को अभी आगे लेकर आएंगे, इन चीजों पे आगे हम आप सभी लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो डिस्कस चल रहा था कि हमने जो एक मुद्दा उठाया है, और ये अब तक का जो मीडिया तंत्र था वो इसको नहीं उठाता था, और आपने अब इसको एक शुरू किया है, हम आप सभी यूट्यूबर भाइयों ने, जिसका बेनिफिट किसान भाइयों को मिलने लगा है। उसी का कारण है कि 2024 में आपने देखा था कि तमाम सारे अच्छा माहौल, स्थितियां होने के बावजूद वर्ष भर